Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss defenses of trespass. इससे पहले मैंने ट्रेसपास से रिलेटेड जो ट्रेसपास से रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है इसके मैंने टॉपिक्स पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ट्रेसपास पार्ट 1, ट्रेसपास पार्ट 2, ट्रेसपास पार्ट 3, इसमें आपको ट्रेसपास से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे। आज का जो हमारा ये ट्रेसपास का जो टॉपिक है इसमें हम ट्रेसपास से रिलेटेड जो भी डिफेंसेस अवेलेबल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला जो डिफेंस अवेलेबल है दैट इज़ फॉर लॉफुल जस्टिफिकेशन। इफ़ देयर इज़ अ लॉफुल जस्टिफिकेशन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ अ लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर द ट्रेसपास दैन इट विल नॉट अमाउंट एज ऑफेंस। कि अगर मान लीजिए किसी ट्रेसपास के लिए कोई लीगल कॉज या लीगल लीगल कॉज मतलब है किसी भी ट्रेसपास के लिए कोई भी एक बोलते नहीं है विधि के द्वारा मान्य कोई अगर आपका जस्टिफिकेशन है तो उस केस में उस ट्रेसपास को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एग्जांपल क्या है आपका कि पुलिस ऑफिसर्स आर परमिटेड टू एंटर लैंड टू मेक एन अरेस्ट। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो किसी के लैंड जो है उसमें आपका एंटर हो सकते हैं किसी को अरेस्ट करने के लिए, और इसको ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। अ पर्सन विद जस्टिफाइड लीगल अथॉरिटी एंड लॉफुल रीजन कैन एनक्रोच अपॉन अदर पर्सनस लैंड एंड इट विल नॉट अमाउंट फॉर ट्रेसपास। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वही बात यहाँ पर लिखी है कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसके पास में क्या है, लीगल अथॉरिटी है, जिसके पास में आपका लीगल अथॉरिटी है और कोई लॉफुल रीजन है, ठीक है ना, लॉफुल रीजन है, कारण है, ठीक है ना, किसी पर्सन के लैंड में एनक्रोच करने के लिए या एंटर करने के लिए, तो इस कंडीशन में उसका जो ये इस तरीके का एनक्रोचमेंट है किसी दूसरे पर्सन के लैंड में, तो उसको ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम दूसरे डिफेंस की तरफ, दैट इज़ कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। दैट इज़ कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। तो अगर हम बात करें कि इफ़ देयर इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट एंड दे बोथ कंसेंटेड ऑन द स्पेसिफिक एक्ट, देन द डिफेंडेंट्स एक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रेसपासिंग। कि अगर मान लीजिए कि जो प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट जो है उनके बीच में कहीं मतलब किसी पर्टिकुलर लैंड में एंट्री के लिए या किसी पर्टिकुलर जगह में एंट्री के लिए अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मतलब उनकी आपस में कंसर्न है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कंसर्न दी है, तो उस केस में भी डिफेंडेंट का जो एनक्रोचमेंट है उसके प्लेंटिफ की लैंड पे, तो उसको ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफेंस की, दैट इज़ सेल्फ डिफेंस। तो इसकी अगर हम बात करें सेल्फ डिफेंस की, तो a trespass may be excused as having been done in self-defense or in defense of man's good, cattle और animals etc. तो अगर हम बात करें कि कोई पर्सन सेल्फ डिफेंस में अगर कोई ट्रेसपास करता है, मतलब किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है अपने डिफेंस के लिए, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए, या फिर किसी दूसरे पर्सन के डिफेंस के लिए या दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए, तो उस केस में भी उसको ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। इसमें एक कंडीशन है कि फोर्स यूज्ड इन सेल्फ डिफेंस मस्ट बी रीजनेबल। मतलब इस तरीके की जो भी सेल्फ डिफेंस है उसमें जो भी फोर्स यूज़ कर रहा है कोई पर्सन, वो आपका रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब इतने अमाउंट की होनी चाहिए कि जो रीजनेबल हो। दैट इज़ इट मस्ट बी नेसेसरी फॉर द पर्पस एंड प्रोपोर्शनेट टू एविल टू बी प्रिवेंटेड। मतलब जो फोर्स यूज़ की जा रही है वो इतने अमाउंट की होनी चाहिए कि जो किसी भी एविल को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेंस की तरफ, दैट इज़ एक्ट ऑफ पब्लिक नेसेसिटी। तो अगर हम बात करें कि एक्ट ऑफ पब्लिक नेसेसिटी क्या होती है, इफ़ अ पर्सन एंटर्स अनदर लैंड विदाउट द कंसर्ट बट it is justifiable on the ground of necessity, then his entry cannot be considered as trespass। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर किया है और उस पर्सन से परमिशन नहीं ली है एंटर करने के लिए, तो उस केस में उसको ट्रेसपास कब नहीं माना जाएगा
कि जब उसका ये जो एक्ट है, जो उसने एंटर करा है दूसरे की प्रॉपर्टी में, ये जो उसका एक्ट है वो आपका किसी पब्लिक नेसेसिटी की वजह से है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, उसके घर में आग लग गई, और बी है और कुछ लोग जो हैं वो ए के घर में एंटर करते हैं। अब वो जो ए के घर में एंटर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि वो आग को बुझा सके, और ये उनका जो एक्ट है वो पब्लिक नेसेसिटी की वजह से है। मतलब ताकि ना तो उन लोगों को जो ए के घर में जो रह रहे हैं उनको नुकसान हो, और ना ही उस आग की वजह से किसी दूसरी जो उसके सराउंडिंग एरियाज़ में आग फैलने की वजह से किसी दूसरे लोगों को नुकसान हो। तो ये एक्ट जो किया गया वो पब्लिक नेसेसिटी में किया गया, पब्लिक सेफ्टी के लिए किया गया, तो इसको ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं रीटेकिंग, जो आपका नेक्स्ट डिफेंस है, दैट इज रीटेकिंग ऑफ गुड्स एंड कैटल्स, ठीक है ना, जिसे हम रिकैप्शन भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक पर्सन है ना, ए पर्सन कैन एंटर इनटू द लैंड ऑफ अनदर पर्सन टू टेक हिज गुड्स बैक, बट विद द लाइसेंस गिवन बाय द ओनर ऑफ दैट लैंड। कि कोई भी पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसके जो गुड्स हैं वो किसी दूसरे गुड्स हैं या जो उसके कैटल्स हैं वो किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर कर जाते हैं या वहाँ पर है, ठीक है ना। तो उस केस में वो जो पर्सन ए है जिसके वो गुड्स और कैटल्स हैं, वो दूसरे पर्सन जो बी है उसके लैंड में या उसकी प्रॉपर्टी में तभी एंटर कर सकते हैं उन गुड्स को लेने के लिए या उन कैटल्स को लेने के लिए, जब उनके पास में ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उसके द्वारा दिया हुआ लाइसेंस हो, या हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा परमिशन दी गई हो कि ठीक है भाई तुम मेरे लैंड में जाके अपने जो भी गुड्स हैं कैटल्स हैं उनको वापस लेके आ सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले डिफेंस की, दैट इज री एंट्री ऑन द लैंड ऑफ द ओनर। इफ द ओनर ऑफ द लैंड वॉज wrongfully disposed आउट ऑफ द लैंड। मान लीजिए कि जो लैंड का ओनर है, लैंड का जो ओनर है मतलब असली जो ओनर था, उसको ही गलत तरीके से उसके लैंड से डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया, मतलब उसको वहाँ से हटा दिया गया या उसको निकाल दिया गया। देन हिज एंट्री, किसकी एंट्री की बात कर रहे हैं? वो जो ओनर था जिसको निकाल दिया गया गलत तरीके से, अगर वो अपने लैंड में मतलब जहाँ से उसे निकाल दिया गया है वहाँ री एंट्री करता है, ठीक है ना, अगेंस्ट द रॉन्गफुल डिस्पोजल विल नॉट अमाउंट फॉर ट्रेसपास। तो अगर मान लीजिए वो ओनर जिसको रॉन्गफुली तरीके से उसके लैंड से निकाल दिया गया है और वो अपने लैंड में दोबारा री एंटर करता है, तो इस कंडीशन में भी ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले डिफेंस की, दैट इज़ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो अगर हम बात करें कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए जो प्लेंटिफ है वो उसने डिफेंडेंट का जो एक्ट है उसके प्रति उसने नेग्लिजेंस शो करा, मतलब जो डिफेंडेंट का एक्ट था उसको उसने नेग्लेक्ट करा, तो इस केस में आपका जो प्लेंटिफ है ना, वो आपका प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट को स्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी एक्ट हुआ है, जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस की वजह से भी हुआ है। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली क्या होता है? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मीन्स नेग्लिजेंस ऑफ प्लेंटिफ अगेंस्ट द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस, ओके, प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के एक्ट के अगेंस्ट, तो इसे हम कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहेंगे। सो इफ अ पर्सन दैट इज प्लेंटिफ शोड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट, अगर आपका जो प्लेंटिफ है वो आपका डिफेंडेंट के एक्ट के प्रति आपका नेग्लिजेंस शो करता है, तो उस केस में वो डिफेंडेंट को स्यू नहीं कर सकता है, कैन नॉट स्यू, ठीक है ना, कैन नॉट स्यू डिफेंडेंट फॉर ट्रेसपास। क्यों? क्योंकि उस एक्ट के लिए प्लेंटिफ भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफेंस की, दैट इज अथॉरिटी बाय लॉ। इफ देयर इज अ लीगल अथॉरिटी टू एंटर others land then also it will not cause wrong of trespass। मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन के पास में दूसरे पर्सन की लैंड में एंट्री करने की या उसकी प्रॉपर्टी पे एंटर करने के लिए कोई लीगल अथॉरिटी है, तो उस कंडीशन में भी
इसको ट्रेसपास नहीं कहा जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ अ लीगल प्रोसेस, कि किसी भी लीगल प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करने के लिए अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में जाता है तो उसे ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। देन लीव एंड लाइसेंस, तो और कौन सी कंडीशन में हम डिफेंस ले सकते हैं आपका ट्रेसपास का? लीव एंड लाइसेंस के केस में, इट इज़ अ केस where the possession is in some other person's hand because of the license given by the owner। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि पोजेशन, अगर मान लीजिए इसमें ओनर जो है, ओनर का पोजेशन तो नहीं है, पर उसने क्या है किसी दूसरे पर्सन को लाइसेंस दे रखा है या लीज पे दे रखा है, मान लीजिए, है ना, लाइसेंस उसको दे रखा है कि भाई तुम मेरी प्रॉपर्टी की देख रेख करो। तो उस केस में भी उस प्रॉपर्टी जो ओनर ने जिसको प्रॉपर्टी दी है पोजेशन के लिए, तो उसका उसमें ट्रेसपास नहीं माना जाएगा, मतलब उसको ट्रेसपासर नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो ओनर है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसकी तरफ से उसे लाइसेंस मिल रखा है। एंड एट द लास्ट जो डिफेंस है दैट इज़ अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। न्यूसेंस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी तरीके का एक्ट, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है किसी इंडिविजुअल को कोई इनकन्वीनियंस होता है ना, या मतलब प्रॉपर्टीज़ को एंजॉय, इंडिविजुअल को अपनी प्रॉपर्टीज़ एंजॉयमेंट में प्रॉब्लम होती है, या अनकंफर्टेबल होता है, या फिर एट अ पब्लिक एट लार्ज जो है उनको इनकन्वीनियंस होती है किसी भी जो प्रॉपर्टी है उसको एंजॉय करने के लिए, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसके बेनिफिट लेने के लिए। तो ये जो न्यूसेंस का टॉपिक है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस की मैं बात कर रही थी कि इसमें डिफेंस कैसे अवेलेबल है कि इन केस वेयर देयर इज़ अ केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, अगर मान लीजिए पब्लिक न्यूसेंस का केस है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो कि काफ़ी सारे लोगों को, मतलब पब्लिक एट लार्ज जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया या उसके क्या उनको इनकन्वीनियंस कर रही है, तो उस केस में अगर कोई पर्सन एंटर करता है किसी दूसरे पर्सन के लैंड में उस पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, तो इसे ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी पर्सन एंटर कर रहा है दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में, वो उस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उसको प्रायर नोटिस देगा, मतलब नोटिस देगा भाई कि ये पब्लिक न्यूसेंस है, ये न्यूसेंस है आपकी प्रॉपर्टी में जिसकी वजह से पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे उसमें एंटर करना ज़रूरी है। तो नोटिस होना ज़रूरी है, ऐसे ही किसी की प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये जो डिफेंसेस ऑफ ट्रेसपास जो था ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है दैट इज़ ट्रेसपास एब इनिशियो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका ट्रेसपास का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम न्यूसेंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।